आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स। बेटा इसके दो पार्ट हैं। आज हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट जो रह जाएंगे उनको हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं? स्टैंडिंग वेव्स, जिनको हम स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं, दीज आर द वेव्स which do not appear to travel and their energy is limited to a confined space। बेटा ऐसी वेव्स जो ट्रेवल ना करें और जिनकी एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड रीजन के अंदर कन्फाइंड या कंटेन रहे, तो फिर हम ऐसी वेव को स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। अब इनको समझने के लिए हम ट्रेवलिंग वेव के साथ कंपेयर करके देखते हैं। ट्रेवलिंग वेव के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, वो आगे नहीं जाते, पर वहां पर डिस्टरबेंस जो है वो प्रोपेगेट करता है, वो आगे जाता है और मोमेंटम और एनर्जी को भी आगे लेकर जाता है। यहां पर स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं इसमें वो डिस्टरबेंस भी आगे नहीं जाता। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव के अंदर डिस्टरबेंस तो आगे प्रोपेगेट करता है ना, पर स्टैंडिंग वेव में वो डिस्टरबेंस भी आगे प्रोपेगेट नहीं करता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द सुपरपोजिशन ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव जो होती हैं वो दो ट्रेवलिंग वेव की सुपरपोजिशन में से बनती हैं। ऐसी दो ट्रेवलिंग वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, तो इनके इंटरफेरेंस में से जो वेव बनेगी हम उनको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। इस बात को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लाइट आइडियल स्ट्रिंग है जो दो सपोर्ट के दरमियान में शुरू में स्ट्रेच था। अगर हम यहां पर एक हम्प पैदा करें तो ये हम्प जो है ये आगे ट्रेवल करेगा और जब ये इस एंड के साथ मीट करेगा तो यहां से इसको रिफ्लेक्शन मिलेगी और रिफ्लेक्शन के बाद अब ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये दो ट्रेवलिंग वेव हैं, इनमें से एक राइट की तरफ जा रही है और एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब ये दोनों ट्रेवलिंग वेव आपस में इंटरफेरेंस करती हैं तो फिर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। इस बात को फर्दर समझने के लिए आप स्क्रीन में ये 3 वेव्स देख रहे हो। इनमें से एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड है। अगर आप गौर से देखें तो जो ग्रीन कलर में वेव है ये राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है और ब्लू कलर वाली जो वेव है ये लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ये दोनों ट्रेवलिंग वेव हैं जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। जब ये दोनों वेव इंटरफेरेंस करती हैं तो ये रेड वाली वेव बनती है। अगर आप रेड वाली वेव को देखो तो ये ग्रीन और ब्लू की तरह ट्रेवल नहीं कर रही, पर अपनी पोजीशन पर डांस कर रही है। ऊपर नीचे तो हो रही है पर ना राइट को जाती है ना लेफ्ट को जाती है। असल में ये स्टैंडिंग वेव है जो इन दोनों ट्रेवलिंग वेव की सुपरपोजिशन में से बन रही है। कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए अब हम स्टैंडिंग वेव के पैटर्न को समझते हैं। ये स्टैंडिंग वेव का पैटर्न है। यहां पर कुछ तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल ही वाइब्रेट नहीं करते। ऐसे पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स वाले जो पॉइंट हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो दो ट्रेवलिंग वेव इन स्टैंडिंग वेव को बना रही है वो हमेशा नोड के सामने से आउट ऑफ फेज बनाकर गुजरती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और ये नोड वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमेशा 0 डिस्प्लेसमेंट पर रहते हैं, यानी कि वाइब्रेट नहीं करते। सपोज करो कि जब टाइम t = 0 था
तो पार्टिकल की पोजीशन कुछ इस तरीके से थी। आफ्टर T/4 सारे के सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाते हैं और फिर T/2 के बाद सारे पार्टिकल दोबारा वापस मीन पोजीशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से ट्रेवलिंग वेव में नहीं होता था। सारे पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पर कभी भी नहीं आते थे, क्योंकि वहां पर जो फेज था वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता था। पर यहाँ पर जो है वो सारे पार्टिकल विद इन अ लूप सेम फेज में होते हैं। यानी कि जब मीन पोजीशन पर होंगे तो सारे एक साथ मीन पोजीशन पर होंगे, फिर जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर भी एक साथ होंगे और दोबारा मीन पोजीशन पर भी साथ आएंगे, और इसी तरीके से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर भी साथ साथ जाएंगे और फिर दोबारा मीन पोजीशन पर सेम टाइम पर और साथ साथ आएंगे। इसी वजह से हम बोलते हैं कि एक लूप के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि साथ साथ वाइब्रेट करते हैं, इसी वजह से वो सारे के सारे फेज में होते हैं। ठीक है, यहां से आप देखो कि ये जो पॉइंट्स हैं, एंड वाले पॉइंट्स, ये तो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते, इनको हम नोड्स बोलेंगे, जबकि बाकी सारे पार्टिकल्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं। अब सारे पार्टिकल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि साथ साथ ऊपर और साथ साथ नीचे आते हैं और बराबर बराबर टाइम में सब एक जितनी वाइब्रेशंस करते हैं। तो सारे पार्टिकल्स की ओमेगा या फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम पीरियड सेम होता है, पर एम्पलीट्यूड जो है वो सबका सेम नहीं है। नोड वाले पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है। अब इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से है, इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा और ज्यादा है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये देखो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, और ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है। तो ओमेगा सबकी सेम होती है, पर एम्पलीट्यूड हर किसी का अपना अपना होता है। ट्रेवलिंग वेव में ओमेगा भी सबकी सेम होती है और एम्पलीट्यूड भी सबका सेम होता है, पर वहां पर फेज जो था वो पॉइंट टू पॉइंट ग्रेजुअली वेरी कर रहा था। यहां पर जो फेज है वो विद इन वन लूप सब पार्टिकल्स का सेम होता है। अगर पार्टिकल्स दो लूप में वाइब्रेट करेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहां पर क्या है कि एक लूप के अंदर अगर पार्टिकल ऊपर को जाएंगे तो उसका जो एडजेसेंट लूप है वहां पर पार्टिकल नीचे को आएंगे। यानी एक लूप के पार्टिकल तो आपस में फेज में होते हैं, पर एक लूप के पार्टिकल जो हैं वो अपने एडजेसेंट लूप के पार्टिकल के साथ हमेशा आउट ऑफ फेज में रहते हैं। फॉर डेरिवेशन हमें पता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं वो दो वेव्स की सुपरपोजिशन में से बनती हैं। एक वेव जो राइट की तरफ ट्रेवल करती है जिसको हम y1 बोलते हैं, और वो a साइन kx माइनस ओमेगा टी के बराबर है, और दूसरी जो लेफ्ट की तरफ ट्रेवल करती है वो a साइन kx प्लस ओमेगा टी के बराबर है। जब हम इन दोनों की सुपरपोजिशन करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट y हो जाएगा वो y1 प्लस y2 के बराबर होगा। तो ये आ गया आपका y1 a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस, और ये हो गया आपका y2 यानी a साइन kx प्लस ओमेगा टी। यहां पर a जो है ये कॉमन है, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें तो फिर यहां पर क्या रह जाता है, साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये प्लस सेम हो गया, और यहां पर क्या बचेगा, साइन kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है बेटा, अगर हम kx माइनस ओमेगा टी इस पूरी एंगल को अल्फा बोल दें और kx प्लस ओमेगा टी को हम बीटा बोल दें, तो फिर ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यानी a तो बाहर था, ये साइन, इसको हमने बोल दिया अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा, ये साइन, और इस पूरी एंगल को हमने बोल दिया बीटा, तो ये साइन बीटा हो गया। अब यहां पर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपान 2 कास अल्फा माइनस बीटा अपान 2। अगर हम इसको यूज करें और इनको फर्दर सॉल्व करें
तो फिर y जो है ये बराबर हो जाएगा 2 साइन a, ठीक है, ये 2, ये साइन, और a तो बाहर पहले कॉमन था, बाकी क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपान 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा अपान 2 हो गया, ये आगे कास हो गया, और अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दी और नीचे हमने 2 रख दिया। अब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल y बचेगा वो बराबर हो जाएगा a साइन के एक्स कास ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव के लिए, ठीक है, जो ट्रेवलिंग वेव से डिफरेंट है। यहां से हमें यह पता चलता है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है, जबकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो a साइन के एक्स के बराबर होता है। इस इक्वेशन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड के फार्मूले से हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो एम्पलीट्यूड जो है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एक्स, और ये बराबर होता है a साइन के एक्स, जबकि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये बराबर होता है a साइन के एक्स कास ओमेगा टी, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर डिपेंड करता है।